आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर फ्रेंड के साथ एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो 6 साल बाद सुर्खियों में है। क्या है वो विषय? तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार से जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था उस पर एफिडेविट मांगा है। क्यों एफिडेविट मांगा है? तो एफिडेविट इसलिए मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि आपने जब 2016 में नोटबंदी की थी, तो उसको बेस क्या माना गया था? सरकार ने आरबीआई के समक्ष वो कौन-सी दलीलें दी गई थी, जिसके माध्यम से देश में नोटबंदी की गई थी? अभी उसी बात को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार व आरबीआई से 6 वर्षों बाद उस पुनः सवाल को उठाया गया कि आप मुझको वो बेस बता दीजिए, जिस बेस के आधार पे आपने देश में नोटबंदी लागू की थी। तो आप कहोगे कि सर ये 6 साल बाद ही क्यों उठाया गया? क्या इससे पहले मौका नहीं मिला था? तो आपको पता होना चाहिए कि जिस समय नोटबंदी की गई थी 2016 में, उस समय के जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे टी.एन. ठाकुर, वो सरकार के समर्थन में थे। उन्होंने इस योजना की तारीफ़ करते हुए ये कहा था कि यह भविष्य के लिए लाभदायक फैसला होने वाला है। ये कहते हुए इस फैसले पर अंतरिम आदेश तक रोक लगा दी थी और वो रोक चली आ रही थी। हालाँकि ये मामला पूरा 5 जजों की बेंच को सौंपा जाना था, लेकिन चूँकि उस समय गठन नहीं हो पाया, इसलिए इस निर्णय पे फैसला नहीं दिया जा सका था। अब पुनः 6 साल बाद ये आया है, तो क्या अब पुराने नोट फिर से आएँगे? नए नोट बाहर जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट आप ये कह सकते हो कि इस पे निर्णय देने का सीधा-सा मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये है कि भविष्य में सरकारों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या भविष्य में कोई भी सरकार पुनः ऐसा कार्य करने से पहले एक बार सोचे तथा प्रॉपर तरीके से अगर कोई कार्य होता है, आप संसद में जाइए, बिल पास कराइए, उसके बाद अगर कानून बनता है तो उसे इम्प्लीमेंट करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से ये कार्य होते रहेंगे तो आगे भी ऐसी चलन में आ जाएगा। तो इसलिए इस पर जवाब माँगा गया है केंद्र सरकार से कि आप हमको बता दीजिए कि इस पर आपने क्या आधार माना है, कैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है, वो सारे आधार 9 नवंबर तक पेश करने के लिए सरकार को ऑर्डर दिया है। क्या है पूरा मामला? तो आपको पता होना चाहिए कि 8 नवंबर 2016 के दिन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि कल से देश में नोटबंदी, पुराने नोट नहीं चलेंगे, नए नोट आएँगे मार्केट में। ये फैसला दिया गया था, इसके पीछे जो आधार माना गया था, वो ये बताया गया था कि काले धन को खत्म करना है, दूसरा देश को कैशलेस बनाना है, तीसरा जो नकली नोटों का चलन है, उसको खत्म करना है, इसके अलावा बड़े नोटों को कम करना है ताकि काला धन जमा ना हो सके। इसके अलावा आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना था। ये 5 आधार बताते हुए केंद्र सरकार ने जो देश में नोटबंदी थी उसको लागू कर दिया था। इसके बाद आप देखोगे नोटबंदी लागू हो गई। नोटबंदी लागू हो गई उसके पश्चात आरंभ में एक विवेक शर्मा नामक व्यक्ति, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कुल लगभग 58 पिटीशन दायर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि ये जो नोटबंदी की गई है इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? 2016 में ही आप देखोगे, ये देखो 16 दिसंबर 16 दिसंबर 2016 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ के गठन करने की बात कही और ये बताया कि जब तक उस संवैधानिक पीठ का गठन नहीं हो जाता है, तब तक सरकार अंतरिम आदेश तक इस पर रोक लगाती है तथा जो अन्य न्यायालयों में अलग-अलग हाई कोर्टों में जो भी नोटबंदी से संबंधित मामले पेंडिंग हैं, उन पर रोक लगा दी गई। मतलब उस पर कोई भी फैसला नहीं दिया जाएगा, ऐसी बात बताई गई 2016 में। उसके बाद जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे टी.एन. ठाकुर, उनके द्वारा सरकार की इस योजना की काफ़ी तारीफ़ की गई। तारीफ़ में लायक है, हम आर्थिक नीति में दखल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हमें लोगों को सही असुविधा की चिंता है। उन्होंने कहा कि जो लोगों को असुविधा हो रही है, हमें सिर्फ़ उसकी चिंता है, बल्कि हम सरकार की इस नीति में कोई दखल नहीं देना चाह रहे हैं। ये भविष्य के लिए लाभदायक है। ये उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, टी.एन. ठाकुर, उनके द्वारा कहा गया था। कुल मिला के सरकार की जो नीति है, उसका उन्होंने समर्थन किया था। ऐसे में इस मामले पर उस समय के लिए कोई भी तत्काल निर्णय नहीं लिया जा सका। जो पिटीशन थी, वो दायर कर दी गई और वो चलती रही। आप देखोगे लगभग घूमती रही 40 से लेके 50, 58 टोटल 58 याचिकाएँ थीं, जिनको दायर किया गया था, जिनके माध्यम से ये पूछा गया था कि आप हमको आधार बता दीजिए। तो जब न्यायालय के द जब जो आरबीआई थी, उसके द्वारा जो आधार बताया गया था, उसने बताया कि आरबीआई एक्ट धारा 26 सब क्लास 2 जो कि जिसको आधार बताया गया था कि इस आधार पर जो पुराने चलन में नोट थे, उनको बंद करके नई करेंसी को लागू किया जाएगा। ये उन्होंने आधार बताया था।
पहली बात, ये आधार बताया। उसके बाद आप देखोगे जो अभी अभी जो याचिकाकर्ता हैं, जिसमें आप देखोगे जो 58 हैं, इसमें मुख्य रूप से 3 याचिकाओं पे ही चर्चा हुई है। बीते दिनों 27 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहस चल रही है, और जो याचिकाकर्ता हैं, उनकी तरफ से अगर कोई व्यक्ति इस याचिकाओं को लीड कर रहा है, तो वो पूर्व के वित्त मंत्री, आप याद करिए, जिनका नाम था पी चिदम्बरम, उनके द्वारा इस मामले को लीड किया जा रहा था, जो कि पीछे गवर्नर भी रह चुके हैं। वो स्वयं भी जानना चाह रहे हैं कि हमें आप ये आधार बता दो जिस आधार पे नोटबंदी की गई थी। यही बात बताई गई जो आरबीआई एक्ट, आरबीआई की धारा 26 सब क्लास 2 में जो विशेष करेंसी को बदलने की बात कही गई थी, उसको आधार बताया गया। तो अब इस पे जो याचिकाकर्ता हैं, वो कहते हैं कि देखिए, बात ये है कि जिसको हवाला दिया गया है कि अधिनियम की धारा 26 सब क्लास 2, ये किसी विशेष मूल्य वर्ग की करेंसी के नोटों के तहत रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करता है। मतलब कहने का ये है कि आप पूरी तरीके से किसी करेंसी को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बात जो आरबीआई एक्ट 26 की सब क्लास 2 है, उसमें ये बात नहीं कही गई है, बल्कि उसमें ये बात कही गई है कि एक विशेष जो करेंसी का एक विशेष सीरीज की जो करेंसी होती है, मतलब कोई भी करेंसी है, जैसे नोट पे नंबर पड़े होते हैं, जैसे 2632 से लेके 2628, 2632 से लेके 5378, या कुछ भी ऐसा जो जो सीरीज पड़ी होती है, उस सीरीज के नोट खराब हो गए हैं, 2 नंबर में आ गए हैं, कोई भी ऐसी प्रक्रिया है, तो आप उस सीरीज को बदल सकते हैं इस एक्ट के तहत, ना कि आप पूरी करेंसी को बदल सकते हैं। ये याचिकाकर्ताओं का मानना है। उसके बाद जो वर्तमान समय में मामला निकल के आया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन 8 सवालों पे जवाब मांगे हैं। 8 सवाल वो क्या हैं? जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो जो आधार बताया गया था आरबीआई के द्वारा, वो कहीं न कहीं गलत है। वो गलत इस बेस पे है कि इस आधार पे आप संपूर्ण करेंसी को बदल नहीं सकते, सिर्फ़ आप किसी खास सीरीज़ के नोटों को ही बदल सकते हैं। आप सोचो कि विशेष मूल्य वर्ग जो पूरा करेंसी है, आपने तो उसको चेंज कर दिया, लेकिन ये आधार उसका है ही नहीं, तो आप मुझको आधार बताओ, पहली बात। इसके अलावा आप हमारे इन 8 सवालों का जवाब दो। चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः फिर से 5 जजों की बेंच का गठन किया गया, उस बेंच को ये अधिकार दिया गया कि इस मामले पर सरकार व आरबीआई से इन 8 सवालों के जवाब मांगे जाएँ। वो पहला सवाल है, क्या नोटबंदी का 8 नवंबर का नोटिफ़िकेशन और उसके बाद का नोटिफ़िकेशन असंवैधानिक है? पहला सवाल। इसके अलावा दूसरा सवाल ये पूछा कि क्या नोटबंदी संविधान के अनुच्छेद 300 ए यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है? ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल ये पूछा गया कि नोटबंदी का फैसला क्या आरबीआई की धारा 26(2) के तहत अधिकार से बाहर का फैसला है? इसके अलावा जो चौथा सवाल था, वो ये पूछा गया, क्या नोटबंदी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? मसलन संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 19 यानी आज़ादी के अधिकारों का उल्लंघन है? अगला सवाल ये पूछा, क्या नोटबंदी के फैसले को बिना तैयारी के लागू किया गया? करेंसी का इंतजाम नहीं था और कैश लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम नहीं था? क्या सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ दाखिल अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दखल दे सकता है? क्या बैंकों और एटीएम से पैसे की निकासी की सीमा तय करना लोगों के अधिकारों का उल्लंघन था? मतलब जो आर्टिकल 19 है, क्या यहाँ पर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया था? इसके अलावा लास्ट सवाल ये पूछा जाएगा कि जिला सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा करने और नए नोटों के निकालने पर रोक क्या सही है? इतने सारे सवालों का जवाब मांगा गया है, जो नई बेंच गठन की गई है उसके द्वारा सरकार से और आरबीआई से बीते 9 नवंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट को इन मामले में एफिडेविट जमा करना है। वो जो 5 बेंच का गठन किया गया है, आप उसके बारे में जान लीजिए कि जस्टिस एस अब्दुल्ला नज़ीर, इसके अलावा जस्टिस वी आर गवई, जस्टिस एस एस बोपन्ना, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम, जस्टिस वी वी नागरत्ना को शामिल किया गया। कुल मिला के ये वही 5 जजों की बेंच है जो पुनः नोटबंदी के मामले पर सरकार से हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। ब उससे पूछा है कि आप मुझको ये तो बता दो कि किस कानून के आधार पे आपने ये नोटबंदी की है, जो कि कानून हमें भी नहीं पता है। आखिर ऐसा कानून था कौन-सा? किस बेस को आपने बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया कि अब देश में नोटबंदी है, पुराने नोट गायब हैं, नए नोट चलन में पुनः आ जाएँगे। ऐसा कौन-सा कानून जो हमें भी नहीं पता था, जो कि सिर्फ़ आपको पता है? देखिए, 9 नवंबर तक आपको सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
आप देखो, आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि आप जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन कोई इंडिया में इकलौता नहीं हुआ है या ना ही पहली बार हुआ है। आप देखोगे इससे पहले भी आप देखें तो इससे पहले आप देखेंगे 1946 तथा 1978 में ऐसा हो चुका है। लेकिन जब उस समय ऐसा कार्य किया गया था तो प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट से एक्ट पारित कराया गया, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन इस सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था, बल्कि 8 नवंबर को ऐसी बात बताई गई थी कि नोटबंदी देश में की जानी है, और उससे जस्ट एक दिन पहले ऐसी बात निकल के आ रही है कि उसके सिर्फ एक दिन पहले आरबीआई को बताया गया कि आपको ऐसा करना है। आरबीआई ने 1 घंटे में ही डिसीजन ले लिया और सरकार को इसके लिए अप्रूवल दे दिया। दूसरे दिन से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो कुल मिला के अगर ऐसा कार्य किया गया था, ऐसा कार्य पहले किया गया था, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, संवैधानिक तरीके से किया गया था। और जो अभी किया गया है तो इसके पीछे क्या कोई संवैधानिक आधार है? आपका अगर कोई आधार है तो मुझे वो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार व आरबीआई से जवाब मांगा। आप देखो, इस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया है कि हमको पता है कि हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है। लक्ष्मण रेखा से आशा ये है कि आप लोगों को एक बात पता होगी कि ऐसे लांछन लगते रहे हैं कि जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, उनके बीच सदैव तानातानी बनी रहती है, सदैव एक विरोध की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि देखिए, हमको पता है कि हमारी सीमा क्या है। हम अगर हम अगर आपके मामले हम इस मामले के तहत आपके इंटरनल मामलों में डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो कहती है कि देखिए, हमको जनता के द्वारा चुन के भेजा गया है, हम जो भी योजनाएं बनाते हैं वो कहीं न कहीं जनता के लाभ के लिए बनाते हैं, इसलिए आपको उन मामलों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस करने का अधिकार नहीं है। ये बात कौन कहता है? कार्यपालिका कहता है न्यायपालिका से। अब न्यायपालिका इस मामले पे उसने कहा है कि देखिए, ये हमारा मामला है, क्योंकि ऐसा कानून आखिर था कौन-सा जो हमको भी नहीं पता है। तो हमारी सीमा हमको पता है, इसमें आप ये मत कहें कि न्यायपालिका कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाया गया या जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, उस पर कोई लांछन लगा रहा है, उसमें इंटरफेरेंस करने का प्रयास कर रहा है। चूँकि ये हमारे क्षेत्र का मामला है, इसलिए आप मुझको सिर्फ़ ये बता दीजिए कि आपने ये लागू किया है तो किस बेस पे लागू किया है, ठीक है ना? ये जानने का प्रयास किया है। इसके अलावा देखो, जो अदालत में जो कार्रवाई की गई उसमें बताया गया, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एकेडमिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दरअसल में पूरा मामला ये है कि जो सॉलिसिटर जनरल थे, उनके द्वारा इस मुद्दे पर ये कहा गया कि देखिए, ये एकेडमिक मुद्दा हो गया, बीते 6 साल हो चुके हैं इस मुद्दे पर। अब इस मुद्दे पर बहस करने से क्या फ़ायदा? जो वक़्त गया वो बात गई, अब इसको छोड़ो, अब क्यों बहस कर रहे हो? सिर्फ़ वक़्त की बर्बादी है इस पर बहस करके, और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुद्दा कोई नया नहीं है, क्योंकि उस समय 2016 में ही ये घोषणा कर दी गई थी। हालाँकि वो बात अलग की थी कि संवैधानिक पीठ का गठन ना हो पाने के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं की गई। अब पुनः 6 साल बाद, चूँकि घोषणा उस समय की है, हालाँकि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो पुरानी बात चलन में आ रही है। दूसरी बात ये है कि ये समय की बर्बादी नहीं है, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि जो सरकारें हैं, उनके द्वारा अपने तानाशाही स्वरूप को जो पेश किया जाता है, उस पर एक प्रकार से ये लगाम लगाने का कार्य करेगा। क्योंकि अगर भविष्य में आने वाली कोई भी सरकार इस मुद्दे पर कोई भी कदम उठाती है, तो उसको ये पता होगा कि अगर प्रॉपर तरीके से कानून पारित करा के कार्य नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं ये आगे समय आने वाले समय में एक बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। एक बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये बताया अदालत ने कि देखिए, ये समय की बर्बादी आप इसको नहीं कह सकते, बल्कि आने वाले समय में जनता के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ बन जाएगी। सरकारों की जो तानाशाही है, उस पे अंकुश लगाया जा सकेगा। अगर सरकार कुछ ऐसा करना चाहेगी, तो सीधी-सी बात है, आप संसद के अधीन जाइए, आप पार्लियामेंट में पहुँचिए, वहाँ से एक्ट पारित कराइए। एक्ट पारित कराने के बाद प्रॉपर तरीके से आप ऐसा कोई कार्य करना है, तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने जो हवाला दिया था, जो नोटबंदी का हवाला दिया गया था कि इस आधार पे हम नोटबंदी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप देखो, यहाँ पे ये बताया गया था कि जो फेक करेंसी है, मतलब जाली नोट हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जाली नोट बहुत मार्केट में आ गए, उनको बंद करना है। तो आप देख लीजिए कि जाली नोट बंद नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि समय की बर्बादी, जब बताया गया कि ये समय की बर्बादी है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, पहली बात तो ये समय की बर्बादी नहीं, इसके पीछे सरकार की तानाशाही खत्म होगी। दूसरी बात, आपने जो आधार बताए गए थे,
ठीक है, वो भी तो पूर्णतः गलत जा रहे हैं, क्योंकि फेक करेंसी उस समय अगर थी तो अभी उससे ज़्यादा हो चुकी है। वो कहता है कि आप मुझको देखिए, आप 2016 में 2000 के 638 और 500 के 199 जाली नोट पाए गए। वहीं उसके जस्ट 6 साल बाद अर्थात 2022 में आप देखोगे 2000 के कितने, 2000 के 79,836 और 500 के 1,81,00,000 जाली नोट पाए गए हैं। तो जाली नोटों पे लगाम नहीं लगाई गई, पहली बात। इसके अलावा जो सरकार ने कहा था कि काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा, तो आप यहाँ पर इस डेटा के माध्यम से ये समझेंगे कि 2016 से अब तक 500 के और 2000 के 6,849 करोड़ नोट छापे गए। कितने? 6,849 करोड़ नोट छापे गए, जिसमें से आप देखेंगे 2000 के 370 नोट हैं। इसके अलावा 500 के 6,479 नोट छापे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए डाटा कितना महत्वपूर्ण है। 2000 के 54 करोड़ नोट गायब, वैल्यू 1.9 लाख करोड़। मतलब कहने का जो आप कह रहे थे कि काला धन वापस आएगा, ये काला धन तो फिर से चला गया, ये काला धन तो फिर से चला गया। पुनः इस पे रोक नहीं लगाई जा सकी है, क्योंकि मात्र 6 साल हुए। मात्र 6 साल आप नहीं कह सकते, 5 ही साल कह सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि 2019 में आरबीआई ने 2000 के नोट को, 2000 के नोटों की छपाई को बैन कर दिया है। अभी 2000 के नोट नहीं छापे जा रहे हैं 2019 के बाद से। तो यह डाटा कब का होगा? 2019 से पहले ही छापे जा रहे होंगे ना, अभी तो 2000 के छापे नहीं जा रहे हैं। तो समझ लो 2019 में जो 2000 के नोट छापे गए थे, उनमें से आप 54 करोड़ नोट गायब हैं। वैल्यू कितनी है? 1.09 लाख करोड़ रुपए 2000 के गायब हैं। इसके अलावा बात अगर 500 के नोट की करते हो, बात अगर आप 500 के नोट की करते हो, तो यहाँ पर 500 के 1626 करोड़ नोट गायब हैं, जिनकी की कुल वैल्यू 8.13 लाख करोड़ है। तो कहना है कि ये काला धन भी वापस नहीं आया, जिसका कि आप हवाला दे रहे थे। दूसरा जो पी चिदम्बरम थे, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, इनके द्वारा ये बताया गया कि देखिए ऐसा है, जो सरकार के द्वारा उस समय तक, जिस समय नोटबंदी की गई थी, उस समय तक 15.44 लाख करोड़ कैश था, मीन्स नोट थे, जिनमें से जो आरबीआई ने बताया है, आरबीआई ने बताया है कि देखिए पूरा पैसा वापस बैंकों में जमा कर दिया गया है। मात्र 16,000 करोड़ रुपए नहीं जमा किया गया। 16,000 करोड़ से आशय ये है कि मात्र कुल करेंसी का 1% नोट नहीं आया गया। तो ये सरकार क्या कर रही है, आरबीआई ने किस बेस पे इसको वैध करार दे दिया और नई करेंसी को लागू कर दिया, पुरानी को बैन कर दिया। मतलब कहने का, अगर काला धन था तो वापस कैसे आ गया? मात्र 1% ही तो नहीं जमा हुआ है, बाकी सारा पैसा जमा किया गया है। तो पी चिदम्बरम के द्वारा ये ट्वीट करके बताया गया, सरकार जो आरबीआई थी उस पर लांछन लगाया गया। उससे ये पूछा गया कि आपने ये किस बेस पे बना के इसको इम्प्लीमेंट किया है? सारा तो काला धन आ गया, कहाँ काला धन गायब है? अभी अभी जो नया काला धन आप देख रहे हो, नए नोटों को गायब होने का चलन देख रहे हो, ये फिर से जारी हो गया है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सरकार से और आरबीआई से 9 नवंबर तक अपना एफिडेविट जमा करने के लिए कहा है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।